यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखा जाए, संतुलित रखा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूँगा आप कौन सा आटा खाते हैं और कौन सा आटा सबसे अच्छा स्वास्थ्यवर्धक होता है के बारे में। कौन सा आटा खाते हैं आप? दोस्तों, भारतीय खाने का एक मुख्य पदार्थ है आटा, जिसे विभिन्न रूपों में हम दिन भर उपयोग करते रहते हैं, जैसे रोटियां, पराठे, ब्रेड आदि अनेक प्रकार के व्यंजन के रूप में। दोस्तों, आप जानते हैं कि आटा अनेक प्रकार के अनाजों से बनता है, जैसे गेहूं, जौ, जई, मक्का, बाजरा, चना आदि। और दोस्तों, आप जानते हैं कि अनाज ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। इसलिए दोस्तों, आटा हमारे दैनिक आहार का एक अभिन्न हिस्सा है। आज हम बात कर रहे हैं विभिन्न प्रकार के आटे के बारे में। इन अलग अलग प्रकार के आटों से क्या क्या फायदे होते हैं, कौन सा आटा खाना चाहिए आदि के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद में अनाज को सूख धान्य कहा जाता है। यह आयुर्वेदिक आहार का एक जरूरी भाग है। दोस्तों, शरीर की कार्यप्रणाली को सामान्य बनाए रखने के लिए इसका सेवन बहुत ज़रूरी है। तो सेहतमंद रहने के लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे मिनरल्स और विटामिन्स संतुलित मात्रा में हो। दोस्तों, अनाजों में सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये हमें ऊर्जा देते हैं। इसमें फाइबर भी भरपूर मात्रा में होता है। पर दोस्तों, इन अनाजों से आटा तैयार करने की प्रक्रिया में इनकी पौष्टिकता में कमी आ जाती है। पोषक पौष्टिकता भोजन पकाने के तरीकों पर भी निर्भर करता है, लेकिन फिर भी दोस्तों, पकाने से कहीं न कहीं कुछ पोषक तत्व कम जरूर हो जाते हैं। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग केवल गेहूं के आटे और उससे बनी चीज़ों का ही सेवन करते हैं, विशेषकर शहरों में रहने वाले लोग। लेकिन दोस्तों, आधुनिक जीवन शैली और खान पान की गलत आदतें जिस प्रकार से हमारी सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है, हमें अपनी डाइट चार्ट में दूसरी अनाजों से तैयार आटों का भी स्थान देना चाहिए, सेवन करना चाहिए। तो इसके लिए हमारा पारंपरिक भोजन होता था, जिसे मौसम के अनुकूल हम बदलते रहते थे। और दोस्तों, अनाजों में भी ऐसा ही होता था। जैसे गेहूं की रोटी तो लगभग साल भर खाते ही रहते थे, पर मौसम के अनुसार मक्का का आटा की रोटी या मक्का से बने अन्य पदार्थ मौसम के अनुसार लेते ही रहते हैं। ऐसे ही अन्य अनाजों को भी मौसम के अनुसार, जैसे जई का आटा, बाजरा, चना आदि अनेक रूपों में लेते रहते हैं। तो मौसम के अनुसार हर अनाजों को लेने से उनकी पौष्टिकता और शरीर के अनुकूल यह खाद्य पदार्थ होते हैं। लेकिन दोस्तों, आज शहरीकरण के कारण हम अपना यह पारंपरिक मेथड भूलते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें स्वास्थ्य को कमज़ोर होने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, बेशक आजकल मल्टीग्रेन आटा का प्रचलन हमारे समाज में बहुत हो गया है। दोस्तों, लोग मल्टीग्रेन आटा को लेने भी लग गए हैं, लेकिन दोस्तों, वह भी पारंपरिक आहार हमारा जो होता था उससे बहुत पीछे है। इसलिए दोस्तों, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जिस अन्न का जब मौसम है, जो हमारे परंपरा बनी थी उसे खाने की, उसे बनाने की, उसी के अनुसार लिया जाए, खाया जाए, तो यह बहुत ही फायदेमंद हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए होता है। विभिन्न प्रकार के आटे। नंबर 1, गेहूं का आटा। दोस्तों, गेहूं से केवल आटा ही नहीं, मैदा, सूजी, दलिया आदि भी तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, रोटी, ब्रेड, बिस्कुट, टोस्ट, केक, पेस्ट्री, नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी आदि जैसे अनगिनत चीज़ें गेहूं से बने उत्पादों से तैयार होती है। दोस्तों, यह दुनिया में सबसे अधिक खाया जाता है। दोस्तों, गेहूं को साबुत रूप से खाना सबसे अच्छा रहता है। इसे पीसने के बाद छानना नहीं चाहिए। चोकर युक्त आटे का सेवन करिए। वाइट ब्रेड के बजाय आटा ब्रेड या होल ग्रेन ब्रेड खाना बेहतर है। दोस्तों, बाज़ार में होल ग्रेन नूडल्स, पास्ता और मैक्रोनी भी आसानी से उपलब्ध है। दोस्तों, मैदे और उससे बने उत्पाद का सेवन बिल्कुल न करिए। यह शरीर के लिए धीमे
सफ़ेद जहर की तरह काम करता है। दोस्तों दरअसल मैदा गेहूं का ही आटा है जिसे बनाने में सभी पोषक तत्व निकल जाते हैं, केवल कार्बोहाइड्रेट ही बचता है। किसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए? दोस्तों गेहूं के आटे में पानी मिलाने पर जो चिपचिपा और लचीलापन आता है वो ग्लूटेन के कारण आता है। दोस्तों इसमें पाए जाने वाला कुल प्रोटीन का 80% ग्लूटेन होता है। यह गंभीर इम्यून प्रतिक्रिया ट्रिगर कर सकता है। दोस्तों जिन्हें सीलिएक डिजीज, ग्लूटेन और गेहूं से एलर्जी और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ओट्स या जई का आटा। दोस्तों ओट्स या जई की पौष्टिकता को देखते हुए इसे सुपर ग्रेन की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों ओट्स विटामिन, खनिजों और फाइबर से भरपूर होता है। दोस्तों दुनिया भर में इसका सेवन बढ़ रहा है। यह घुलनशील फाइबर बीटा ग्लूकोन का बेहतर स्रोत है। दोस्तों जो पाचन तंत्र को के ठीक से काम करने में मदद करता है। यह शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। दोस्तों ओट्स खाने के बाद पेट काफ़ी देर तक भरा हुआ लगता है, इसलिए दोस्तों वजन कम करने के इच्छुक को इसे खाने की सलाह दी जाती है। इसका घुलनशील फाइबर कार्बोहाइड्रेट के पाचन को धीमा कर देता है, जिससे रक्त में शुगर का स्तर तेजी से नहीं बढ़ता है। कैसे करें सेवन? दोस्तों बाजार में मैदे के बजाय ओट्स से बने नूडल्स, मैक्रोनी और पास्ता लिए जा सकते हैं। दोस्तों रोज़ के आटे में थोड़ी मात्रा में ओट्स का आटा मिलाकर भी खाइए। नंबर 3, बाली या जौ का आटा। दोस्तों जौ के आटे में कैलोरी और वसा की मात्रा ओट्स से भी कम होती है, पर फाइबर खूब होता है। दोस्तों यह वजन कम करने के लिए अच्छा माना जाता है। दोस्तों जौ आंतों में पाई जाने वाले आवश्यक बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों जौ शुगर के स्तर को काबू रखकर टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को भी कम करता है। किसे इसका सेवन नहीं करना चाहिए? दोस्तों जौ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए दोस्तों दमा या श्वसन संबंधी रोगों में की समस्या जिसे है उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए। वे इसे सीमित मात्रा में खाइए। गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जौ में ग्लूटेन काफ़ी होता है। ग्लूटेन की एलर्जी है तो उसे भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, इसे नहीं खाना चाहिए। मक्का का आटा। दोस्तों मक्का का आटा फाइबर, विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। कार्बोहाइड्रेट व शुगर ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ हाई ग्लाइसेमिक फूड नहीं है, इसलिए दोस्तों ये रक्त में शुगर के स्तर को तेज़ी से नहीं बढ़ाता है। यह विटामिन ए, बी, ई और कई मिनरल्स का अच्छा स्रोत है। दोस्तों आयुर्वेद में गर्मियों में इसे खाने की सलाह देते हैं। यह पित्त दोष को शांत करता है। जिन्हें कब्ज रहती है उनके लिए इसका सेवन अच्छा है। यह उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है। कैसे खाएं? दोस्तों इसे सीमित मात्रा में ही खाइए। मक्का में 28 से 80% तक कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो अधिकतर स्टार्च होते हैं। इसमें थोड़ी मात्रा में शुगर 1 से 3% भी होता है। बाजरा का आटा। दोस्तों बाजरा का आटा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसे मांसपेशियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए अच्छा माना जाता है। यह श्वसन तंत्र को ठीक रखता है। यह दमा रोगियों के लिए अच्छा होता है। फाइबर अधिक होने से ये पाचन में सहायक होता है। दोस्तों शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर हृदय रोगों से बचाव करता है। यह शरीर से विषैले तत्वों, टॉक्सिन, विजातीय तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है। कैसे खाएं? दोस्तों इसके आटे की तासीर गर्म होती है, इसे गर्मी में ज़्यादा न खाइए। अधिक मात्रा में खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती है, जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। चने का आटा। दोस्तों बेसन में कैलोरी गेहूं के आटे से कम होती है।
दोस्तों चने में प्रोटीन की मात्रा बाकी अनाजों से अधिक होती है। इसका सेवन मांसपेशियों को मजबूती देता है। यह रक्त में शुगर के स्तर को बेहतरीन तरीके से नियंत्रित करता है। दोस्तों इसमें मैग्नीशियम भी काफ़ी पाया जाता है। ऐसे में इसके सेवन से डायबिटीज़ की चपेट में आने का खतरा कम होता है। दोस्तों एक अध्ययन में यह बात सामने आई है कि जिन्हें डायबिटीज़ होती है उनमें मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। दोस्तों चने के आटे में फोलेट काफ़ी मात्रा में होता है जो हृदय तंत्र के रोगों के खतरे को कम करता है। दोस्तों इसमें मैदे की तुलना में फाइबर की मात्रा 3 गुना होती है। इससे कब्ज में आराम मिलता है। मल्टीग्रेन आटा। दोस्तों स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि एक तरह के आटे की बजाय कई तरह के अनाजों को मिलाकर बना आटा खाइए। इससे पौष्टिकता और स्वाद दोनों बढ़ जाते हैं। दोस्तों पोषक तत्व और फाइबर की अधिकता के कारण इसके सेवन से इम्यून तंत्र या शरीर मजबूत बनता है। गेहूं की तुलना में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होने से यह शुगर के स्तर को काबू रखता है। हृदय और किडनी के लिए भी इसे खाना अच्छा माना जाता है। कैसे तैयार करें मल्टीग्रेन आटा। डाइटिशियन के अनुसार दोस्तों 11 किलो मल्टीग्रेन आटा तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के अनाजों को निम्न अनुपात में मिलाइए। गेहूं 7 किलो, ज्वार 500 ग्राम, रागी 500 ग्राम, सोयाबीन 500 ग्राम, जौ 500 ग्राम, जई 500 ग्राम, चना 500 ग्राम, मक्का 500 ग्राम और बाजरा 500 ग्राम सबको मिलाकर पीस दीजिए। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार मल्टीग्रेन आटा बनाने के लिए विभिन्न अनाजों को निम्न अनुपात में मिलाइए। गेहूं 1 भाग, जौ 1/4 भाग, चना 1/4 भाग, बाजरा 1/4 भाग, मूंग 1/4 भाग। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और लेते रहिए योग आयुर्वेद स्वास्थ्य संबंधी नई नई जानकारियाँ। नमस्कार।